साथियों, ये हमारा सागर यूथ पाठशाला लेक्चर सीरीज़ का चौथा पार्ट है और इस पार्ट में हम 1892, 1909 और 1919 के अधिनियमों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। 1892 का ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में विशेष रूप से भारतीयों की शिक्षा दीक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो चुका था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी और क्रांति ने जो अलख जगाई थी, इससे भारतीय जनता अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक सचेत हो चुकी थी। अत्यधिक सचेत होने का ही परिणाम था कि भारतीय जनता प्रशासन में अपने लिए स्थानों की मांग करने लगी थी कि अगर प्रशासन भारतीयों का हो रहा है तो भारतीय प्रशासन में भागीदार क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह और शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी थी। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जनता को जागरूक करने का जो कार्य था, ये और ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ चुका था। ठीक है, स्थापना के बाद भारतीयों ने शासन में अधिक भागीदारी की मांग करना शुरू कर दी थी। ठीक है, कांग्रेस का काम क्या था? कांग्रेस का भी यही काम था कि प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल करने के लिए भारतीय जनता को इसके प्रति सचेत करना। इल्बर्ट बिल विवाद ने भी प्रतिनिधित्व की मांग को और ज़्यादा तेज कर दिया था। अब आप सोचोगे कि ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो इल्बर्ट बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है तो वो अंग्रेज़ अपराधी को सज़ा नहीं दे सकता। क्या कहा गया था? कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है तो वो अंग्रेज़ अपराधी को सज़ा नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव करने का प्रयास कर रही थी कौन? अंग्रेज़ सरकार। भाई, अगर मजिस्ट्रेट है, कोई भारतीय मजिस्ट्रेट है, तो वो अंग्रेज़ अपराधी को सज़ा क्यों नहीं दे सकता? ठीक है, तो ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था इस मुद्दे के कारण। तो इसने भी भारतीय जनता को काफ़ी ज़्यादा सचेत किया था अपने अधिकारों के प्रति। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण 1892 का ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को प्रशासन और विधायिका में सीमित भागीदारी देना। ठीक है, मतलब भारतीय चाह रहे थे कि कार्यपालिका का भी वे हिस्सा बने, साथ ही साथ विधायिका अर्थात नियम बनाने वाली जो संस्था है उसका भी ये लोग हिस्सा बने। बढ़ते राजनीतिक दबाव को नियंत्रित करना, जो राजनीतिक दबाव पड़ रहा था, जो प्रेशर पड़ रहा था, उसको भी नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया था। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, अब केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार का उद्देश्य क्या था? सीटें बढ़ा दी जाएं और जो सीटें बड़ी हैं वो भारतीयों को दे दी जाएं। ठीक है, कैसे हुआ? तो अतिरिक्त या नामित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 16 की जा सकती है। ठीक है, तो जो अतिरिक्त सदस्य थे वो कम से कम 10 और अधिकतम 16 की नियुक्ति कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, इसका मतलब है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। तो सरकार का हिस्सा नहीं है तो ये सीट किसको दे दी जाएगी? ये सीट दे दी जाएगी बेटा किसे? भारतीयों के लिए। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार हुआ। जैसे इसके पहले वाले अधिनियमों में अपन ने देखा कि प्रांतों में भी विधायिका का गठन हुआ था, बड़े बड़े प्रांतों में, ताकि वे अपने क्षेत्र के लिए स्वयं के कानून का निर्माण कर सके। वहाँ पे भी सीटों का विस्तार किया गया ताकि ये अतिरिक्त सीटें भी भारतीयों को दे दी जाए, क्योंकि वे लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे थे। बम्बई और मद्रास में 8 से 20 सदस्य बढ़े। बंगाल में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते थे।
उस परिषद में जो अपने क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण करेगी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मतलब आज का यूपी वाला क्षेत्र, इसमें अधिकतम 15 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, तो हर जगह सीटें बढ़ाई जा रही थी ताकि ये अतिरिक्त सीटें दे दी जाएं किसे, भारतीयों के लिए। तो उनकी जो डिमांड थी प्रशासन में शामिल होने की, उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब चुनाव कराए जाने लगे। यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल आदि क्षेत्रों से जो सदस्य हैं, मतलब नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, इनके जो सदस्य थे वे अपने बीच में से सदस्यों को चुनकर परिषदों में भेजेंगे और ये सदस्य विधि निर्माण में सहायता करेंगे। ठीक है, सदस्यों का अप्रत्यक्ष चयन इन्हें तकनीकी रूप से नॉमिनेशन ही माना जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा था। ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के सदस्य अपने बीच में से ही लोगों को चुनते थे और परिषद में भेजते थे ताकि वे नियम आदि बनाने के लिए भागीदारी दे सके। ठीक है, फिर विधायी अधिकारों में भी वृद्धि हुई। विधायिका की सीटें तो बढ़ाई गई, साथ ही साथ अधिकारों में भी वृद्धि की गई। कैसी? भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। जब भारत के लिए बजट बन रहा है तो उसके लिए चर्चा करने में शामिल किया गया किसे? भारतीयों को, कि भारतीय भी अपना कहना चाहिए, जो भी उनका मतैक्य है या जो भी उनकी क्वारी है वो रख सके इनके सामने। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारतीयों को दिया गया, परंतु मतदान करने का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया। ठीक है, बजट को फाइनलाइज करने के लिए वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो मतदान का अधिकार भी 1892 के अधिनियम में भारतीयों के पास नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ अनुपूरक प्रश्न मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग का अधिकार भी उनके पास नहीं था। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं परिषद की स्थिति की। तो अभी भी सरकारी बहुमत कायम था, इसलिए वास्तविक शक्ति अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रही थी। ठीक है, जो रियल पावर है वो किसके पास थी? अभी भी भारतीयों के पास नहीं, अपितु अंग्रेज अधिकारियों के पास थी। भारतीयों को स्थान तो दिया गया था, लेकिन बहुत ही सीमित क्षेत्र में ये स्थान दिया गया था। सॉरी। तो इस 1892 के अधिनियम का महत्व क्या है कि भारत में एक प्रकार से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, अलग अलग स्थानों से, जैसे नगर पालिकाएं हैं, जिला बोर्ड हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुनकर भेजे जाने लगे परिषदों में। भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, जैसे बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, परंतु मतदान का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं मिला। 1861 के अधिनियम से एक कदम आगे भारतीयों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। ठीक है, भारतीय जैसा कहना चाहिए कि चाह रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, वो नहीं मिला, उनको सीमित प्रतिनिधित्व ही दिया गया। आगे के आंदोलनों की भूमिका यहाँ पर तैयार हुई। ठीक है, इतिहास में अपन आगे बहुत सारे ऐसे आंदोलन पढ़ेंगे जिसकी रूपरेखा यहीं से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इसको जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक्ट कब का है ये? तो ये एक्ट है 1892 का। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है? कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, इसलिए जनता बहुत तेज़ी से जागरूक हो रही थी अपने अधिकारों के प्रति। साथ ही साथ यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ हुआ था, जो जस्ट अभी अपन ने पढ़ा। अधिकार, बजट पर चर्चा का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, परंतु मतदान का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, कमी क्या है? मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। और महत्व क्या है इसका? चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ इस अधिनियम के माध्यम से। तो
तो इतना बेटा आपको पढ़ना है 1892 का ये अधिनियम। चलिए अब अपन चलते हैं बेटा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, और इसे ही कहा गया है क्या, मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले इस समय भारत सचिव के पद पर थे। किस पद पर थे बेटा, ये थे भारत सचिव के पद पर, और लॉर्ड मिंटो किस पद पर थे, ये थे भारत के वाइसरॉय, ठीक है, भारत सचिव के पद पर थे लॉर्ड मॉर्ले और वाइसरॉय के पद पर थे लॉर्ड मिंटो। इसीलिए ये अधिनियम कहलाया क्या, मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। चलो क्या था आधार, 1892 का जो अधिनियम था उसकी कमियों को दूर करना, क्योंकि 1892 का अधिनियम अब भी जस्ट अपन ने पढ़ा है, उसमें भारतीयों के अधिकारों में वृद्धि तो हुई थी लेकिन ये अधिकार काफ़ी ज़्यादा सीमित थे, ठीक है। भारत में बढ़ते उग्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना, क्योंकि यही वो समय था बेटा जब बहुत तेज़ी से क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बढ़ रही थी और भारतीय क्रांतिकारी काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करते जा रहे थे, ठीक है। ये अधिनियम लॉर्ड मॉर्ले जो कि क्या थे, भारत सचिव, और लॉर्ड मिंटो जो कि क्या थे, भारत के वाइसरॉय थे, एवं अरुंडेल समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, मॉर्ले मिंटो सुधार। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देना, यही उद्देश्य था 1892 का और यही उद्देश्य है 1909 का। साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित करना। यहाँ पर अभी अपन पढ़ेंगे, निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि अभी तक हिंदू मुसलमान व्यापक रूप से एकता में थे और क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, और इस एक्ट के माध्यम से इन दोनों को विभाजित किया जाना था। सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, तो ये जो सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व बढ़ा है, ठीक है, उसी का ही कारण था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंग्रेजों ने तोड़ने का प्रयास किया था। इसी अधिनियम से अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पता चलता है, ठीक है। चलो तो इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। सबसे पहले विधान परिषदों का विस्तार। ये तो बिल्कुल आप लोग गांठ बांध कर रख लो कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे रहे थे तो क्या करेंगे ये लोग, विधान परिषदों की सीटें बढ़ाएंगे, और सीटें बढ़ाएंगे तभी तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद की जो अपन ने पढ़ा था 1892 के अधिनियम में सीटें 10 से 16 तक बढ़ा सकते थे, अब क्या कर दिया, 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 60, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को स्थान दिया जा सके। प्रांतीय परिषदों की भी संख्या बढ़ाई गई, बड़े प्रांतों की सदस्य संख्या लगभग 50 कर दी और छोटे प्रांतों की 30 कर दी। प्रांतीय परिषदों को आप समझ सकते हो आज के टाइम पर विधानसभा, आज के टाइम की विधानसभा के रूप में इनको ले सकते हो। तो बड़े प्रांतों की सीटें कर दी लगभग 50 और छोटे प्रांतों की कर दी लगभग 30। और ये जो सीटें बढ़ाई जा रही थी इसमें किसको शामिल करते, ऑब्वियसली भारतीयों को यहाँ पर स्थान दिया जाता, ठीक है। अब सदस्यों के प्रकार की बात करें तो विधान परिषद में 4 प्रकार के सदस्य थे। अब वे 4 प्रकार के सदस्य कौन कौन से थे, पहला था पदेन सदस्य, दूसरे थे मनोनीत सरकारी सदस्य। पदेन सदस्य क्या होता है, जो किसी पद पर बैठे हुए हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सदस्य बन जाए, उनको बोला गया है क्या, पदेन सदस्य। मनोनीत सरकारी सदस्य मतलब इनको चुनकर भेजा जाता था, इनका मनोनयन होता था। फिर है मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, ये गैर सरकारी सदस्य थे, इनको भी मनोनीत किया जाता था। और निर्वाचित सदस्य। तो ये 4 प्रकार के सदस्य जो हैं ये विधान परिषद का हिस्सा थे, ठीक है। कितने प्रकार के हैं बेटा, 4 प्रकार के। कौन कौन से, पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये 4 प्रकार के सदस्य हिस्सा होते थे किसका, विधान परिषद का।
फिर एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। और क्या था कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या है, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर गठित किया गया, अर्थात भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। काय की शुरुआत हुई बेटा? भारत में शुरुआत हुई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ावा मिला। बांटो और राज करो की नीति अंग्रेज़ों की स्पष्ट रूप से सामने आई, क्योंकि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकता थी वो एकता खंडित होगी। मुस्लिम अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करेंगे, अर्थात उनके अंदर अलगाव की भावना आएगी, और यही अलगाव की जो भावना है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर कटाक्ष करेगी। ठीक है, तो इससे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ावा मिला, अर्थात भारतीय एकता जो क्रांति में दिख रही थी वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई। ठीक है, अब निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार हुआ, तो चुनाव का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, चुनाव का दायरा बढ़ाया गया। 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल यहाँ पर बने, सामान्य, वर्ग विशेष और विशेष हित वाले समूह। ठीक है, तो निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार यहाँ पर किया गया। ठीक है, इसके बाद विधायी अधिकारों में भी वृद्धि हुई। कैसे? बजट पर चर्चा, ये तो 1892 के अधिनियम में ही मिल गई थी। लोकहित के विषयों पर भी भारतीयों के साथ चर्चा की जाने लगी, और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। मतलब भारतीय चाहें तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी मतदान का अधिकार भारतीयों को नहीं प्राप्त हुआ था। बजट पर चर्चा कर सकते थे, लोकहित के विषय पर चर्चा कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु मतदान का अधिकार अभी भी नहीं मिला। ठीक है, कार्यकारिणी में भारतीयों की भागीदारी हुई। कैसे? पहली बार भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर शामिल किया गया, और पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। कौन थे बेटा पहले व्यक्ति? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इन्हें कहाँ शामिल किया गया था? वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में इन्हें शामिल किया गया था। फिर केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की शक्ति, तो परिषदों की शक्ति बढ़ाई गई, लेकिन सरकारी नियंत्रण बना रहा। ठीक है, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद वो थे जो पूरे भारत के लिए, और प्रांतीय परिषद अपने अपने प्रांत के लिए नियम या विधि का निर्माण करते थे। ठीक है, तो परिषदों की शक्ति बढ़ाई गई, परंतु सरकारी नियंत्रण अभी भी बना रहा। अब ये तो था मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब इसकी जो कमियां हैं वो क्या हैं? तो वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के पास ही रही। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, अर्थात सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। भारतीयों को केवल सीमित अधिकार ही इसके माध्यम से मिले, कोई बहुत ज़्यादा अधिकार भारतीयों को नहीं दिए गए। लोकतंत्र की दिशा में अधूरा कदम था ये। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी किसकी? 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार की। परंतु इसका महत्व क्या है? तो भारत में संवैधानिक विकास का यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत में लागू हुई, और भारत को उच्च प्रशासन में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का भी अपन ने देखा, वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में उनको स्थान दिया गया। तो भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर शामिल किया गया, और इसी अधिनियम ने रूपरेखा तय करी 1919 और 1935 के अधिनियम की। ठीक है, इसी अधिनियम के माध्यम से ये चीज़ें तय हुई। तो अधिनियम कब का है बेटा? वर्ष 1909 का है। इसका नाम है मॉर्ले मिंटो सुधार। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? पृथक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर लागू कर दी गई। सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
भारतीयों की भागीदारी बढ़ी और अर्थात सांप्रदायिक विभाजन यहाँ पर देखने को मिला है। क्लियर है? चलिए, ये था 1909 का अधिनियम। अब अपन बात करते हैं बेटा 1919 के अधिनियम की। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्यों बोला जाता है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो इसको भी बेटा ध्यान से समझना। इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय के पद पर थे और जो मॉन्टेग्यू हैं ये भारत सचिव के पद पर थे। ठीक है, ये वाइसरॉय थे और ये कौन थे? भारत सचिव थे। इन दोनों की साइकोलॉजी या फिलॉसफी इस अधिनियम में देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी अनुशंसाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत हद तक परिवर्तित हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आया था, इतिहास में बहुत सारी हलचलें हो रही थी। उन हलचलों को अभी मैं पूरे तरीके से तो नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो वो पूरा समझाने में 2-2.5 घंटे चले जाएंगे। वो इतिहास में समझेंगे हम कि हो क्या रहा था। बेसिकली यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ जिनको तोड़ने का प्रयास किया गया था 1909 में, उसमें अंग्रेज पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार थी, तो जो संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, उसको और बढ़ा दिया गया, उसका और फैलाव किया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अब क्रिश्चियंस, सिख, पारसी सबके लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने लगे। अर्थात पहले विभाजन सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का किया जा रहा था, तो अब विभाजन हिंदू मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियों तक फैल गया। तो 1909 का अधिनियम भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर पाया था, क्योंकि अपन ने 1909 में अभी देखा सीमित दायरे में अधिकार दिए गए थे भारतीयों के लिए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से साथ साथ आ गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहयोग दिया था और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा की गई भारत को क्रमिक स्वशासन देने की बात इन्होंने की। ठीक है, तो भारत को धीरे धीरे स्वशासन दिया जाएगा, इसकी मांग की किसने करी थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, ये चीज़ हमें समझना है कि भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में बढ़ना। पहली बार यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ कौन सा? उत्तरदायी शासन। ठीक है, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। उत्तरदायी शासन और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, ये दो मुख्य उद्देश्य थे। उत्तरदायी शासन का अर्थ है रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, अर्थात कुछ भी भारत में हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कौन? अंग्रेज सरकार। ठीक है, या ऐसी सरकार जिसमें अंग्रेज और भारतीय दोनों शामिल हैं। अब इसका पहला प्रावधान था उत्तरदायी शासन की शुरुआत करना। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, पहली बार प्रशासन में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ था। कौन सा शासन है बेटा? उत्तरदायी शासन शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। और पहली बार केंद्र में 2 सदनों की स्थापना हुई। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था या बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे वर्तमान में केंद्र में 2 सदन हैं, उच्च सदन हो गया राज्यसभा और निम्न सदन हो गया लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा जैसी संस्थानों की शुरुआत यहीं से देखने को मिल रही है। पहली बार केंद्र में 2 सदनों की स्थापना हुई। राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट, ये था उच्च सदन। कौन सी संस्था है बेटा? राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये उच्च सदन था जिसमें कुल 60 सदस्य होते थे, 34 निर्वाचित होते थे, बाकी के मनोनीत होते थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल होता था
5 वर्षों का, ठीक है। और जो निम्न सदन था उसको कहा जाता था विधानसभा, ठीक है। मतलब उस समय की जो लोकसभा थी वो कहलाती थी विधानसभा, केंद्र में थी लेकिन फिर भी उसका नाम क्या था, विधानसभा, ठीक है। ये था क्या, निम्न सदन, ये होता था क्या, निम्न सदन, ठीक है। अब इसमें कुल सदस्य होते थे कितने, 145, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और इनका कार्यकाल होता था कितने वर्षों का, 3 वर्षों का कार्यकाल होता था, ठीक है। और बजट पास करने का अधिकार मुख्यतः विधानसभा को ही था, ठीक है। वही है कि शक्तियाँ किसकी ज़्यादा थी, विधानसभा की शक्तियाँ यहाँ पर ज़्यादा थी, ठीक है। तो 2 सदनों की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शंस की यहाँ पर शुरुआत भी देखने को मिली। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भारत में लागू हुई, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, ठीक है। पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन 1919 के इस अधिनियम के आधार पर महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया, ठीक है। परंतु यहाँ पर मताधिकार सीमित थे, संपत्ति और कर के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया था। किसके आधार पर बेटा, संपत्ति और कर के आधार पर। प्रांतीय स्तर पर भी द्वैध शासन लागू था। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी, जबकि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू हुआ था। अब ये द्वैध शासन क्या था, तो इसमें प्रशासन के जो विषय हैं उनको आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था। किस में बांटा गया बेटा, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में यहाँ पर बांटा गया, ठीक है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, प्रांतों में शासन को 2 भागों में बांटा गया। पहला था सुरक्षित विषय अर्थात रिजर्व्ड सब्जेक्ट, जैसे पुलिस, न्याय, वित्त, राजस्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कौन कौन से, पुलिस, न्याय, वित्त और राजस्व। ऐसे विषय पर नियंत्रण गवर्नर अपनी परिषद या उसकी कार्यकारिणी परिषद से करता था। जो इंपॉर्टेंट विषय हैं जिनको सुरक्षित विषय या रिजर्व्ड सब्जेक्ट बोला गया, जैसे पुलिस है, न्याय है, वित्त है और राजस्व है, इस पर गवर्नर अधिकार किए हुए था, गवर्नर ही अधिकार करता था, लेकिन उसकी वह अपनी स्वयं की परिषद के साथ शासन करता था। और दूसरा है बेटा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित मतलब जो ट्रांसफ़र कर दिए हैं भारतीयों के लिए, ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, इन पर भारतीय मंत्री शासन करते थे, परंतु अंतिम निर्णय गवर्नर का ही होता था। इसके माध्यम से ये लोग कहते थे कि हम सिखा रहे हैं भारतीयों को कि शासन कैसे करना है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात बाइकैमरल लेजिस्लेचर लगा था, और प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, जिसमें प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं भारतीय मंत्रियों की भूमिका की, कि भारतीय मंत्रियों की क्या भूमिका थी। तो भारतीय मंत्री पहली बार शासन में शामिल हुए। नियुक्ति और हटाने का अधिकार गवर्नर के पास था। भारतीय मंत्री पहली बार शासन में शामिल हुए, परंतु इनकी जो नियुक्ति होती थी और इनको हटाने का अधिकार अभी भी किसके पास था, गवर्नर के ही पास था। शक्तियों का विभाजन हुआ, केंद्र और प्रांतों के विषय अलग अलग किए गए। बजट प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हुई, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट यहाँ पर अलग अलग किए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र का अलग बजट बनेगा और प्रांतों का अलग बजट बनेगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना पहली बार यहाँ पर हुई थी। अन्य प्रावधान क्या हैं कि भारत सचिव का वेतन अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। भारत सचिव का वेतन कहाँ से दिया जाने लगा, ब्रिटिश राजस्व से, जो कि अभी तक भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति हुई और सांप्रदायिक निर्वाचन का यहाँ पर विस्तार किया गया। हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई और साथ ही साथ सांप्रदायिक निर्वाचन का यहाँ पर विस्तार हुआ, ठीक है।
जो सांप्रदायिक निर्वाचन पहले सिर्फ मुसलमानों तक संकेंद्रित था, वह निर्वाचन अब अन्य रिलीजन के लिए भी दिया गया। क्रिश्चियनिटी अलग, सिखों के लिए अलग, पारसियों के लिए अलग। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी प्रणाली में क्या क्या कमियां थी? डायरकी प्रणाली असफल रही। ठीक है, जो द्वैध शासन था वो पूरे तरीके से असफल रहा, क्योंकि प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ये चीज़ समझ में ही नहीं आई लोगों के लिए। गवर्नर के पास अधिक शक्तियां थीं, भले भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति और हटाने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर के पास। तो अभी भी ज़्यादा शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर के पास। मताधिकार बहुत सीमित थे और वास्तविक सत्ता अभी भी अंग्रेज़ों के ही पास रही थी। तो इसका महत्व क्या है? तो भारत में लोकतांत्रिक शासन की दिशा में एक बड़ा कदम देखने को मिला था, क्योंकि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए, बाइकैमरल लेजिस्लेचर अर्थात केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू हुई, डायरकी सिस्टम, प्रांतों में द्वैध शासन जो है लागू हुआ। ठीक है, अर्थात इन्हीं से ही 1935 के अधिनियम की नींव भी पड़ी थी। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं। कब का अधिनियम है? वर्ष 1919 का। इसका नाम क्या है? तो नाम है बेटा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन थे? ये भारत सचिव के पद पर थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत के वाइसरॉय थे। क्या विशेषता है? द्वैध शासन लागू हुआ कहाँ पर? प्रांतों में। और केंद्र में क्या लागू हुआ? द्विसदनात्मक विधायिका। चुनाव कैसा चालू हुआ? तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पर शुरू हुई। विधायिका कैसी हो गई? द्विसदनीय विधायिका हो गई। कहाँ की? केंद्र की। महत्व क्या था? उत्तरदायी शासन की शुरुआत भारत में हुई 1919 के इस अधिनियम से। क्लियर है बेटा? तो इतना जो है आप तैयार कीजिए इस लेक्चर में। थैंक यू।